invite Dr. H.P. Singh, sir, Professor, Department of Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery. Over to you, sir. गुड आफ्टरनून। क्योंकि ये कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, इसमें एक नई चीज उभर के सामने आ रही है जो कि है फंगल इन्फेक्शन। तो वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, कई तरह से समाचार माध्यमों में ये सब प्रचारित किया जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस फैल रहा है, ये सब चीजें हो रही है। तो उसी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है, जो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, इन सब के नॉमेनक्लेचर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगी। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो ब्लैक फंगस है उसको आप ऐसा ब्लैक फंगस नहीं, इट इज ओनली अ फंगल इन्फेक्शन। व्हाट हैपेंस जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो हमारे फंगल इन्फेक्शन हमारे जो जिस एरिया को, जिस शरीर के जिस अंग को अफेक्ट करता है, उसकी सारी जितनी भी वेसल्स होती हैं उसको नेक्रोस कर देता है। उसकी वजह से पूरे उस अंग के उस टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाती है और वो जो टिश्यू है ब्लैक दिखने लगता है। तो इस वजह से उसका फर्स्ट नोमेनक्लेचर ब्लैक फंगस हो गया। मेनली इट इज अ infection of a fungus which is of mycorrhizal family, म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारे फंगस है जो कि अलग अलग कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एस्परजिलस है, वो डिफरेंट कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। कैंडिडा व्हाइट कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तो उसकी वजह से इनके डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स हैं। मगर चूंकि ये हमने इजीली समझने के लिए हमने ये बना लिया है कि व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस। ठीक है। अच्छा, इससे पहले म्यूकरमाइकोसिस हम लोग, मैं चूंकि ईएनटी में हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ, तो हम लोग साल में 2 या 3 ही केस म्यूकरमाइकोसिस के देखा करते थे। पिछले साल से, जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ और इस बार जब दूसरी वेव आई, तब से हमने ये देखा कि अचानक से इन केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। मतलब हमारे पास, हमें जहां तक पता है कि लखनऊ में 2 या 3 ही डीलर थे जिनके यहाँ से एम्फोटेरिसिन बी, जो इस दवाई का इंजेक्शन है, एंटी फंगल ड्रग है, वो मिल पाता था। और वो भी उनको पहले से हमें इन्फॉर्म करना पड़ता था, वो नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे मिलता था। अब आज की डेट में इतने पेशेंट्स हैं, वो डीलर्स इसकी मांग की सप्लाई करने में सक्षम ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सारा कुछ टेक ओवर किया और दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद द कंपनीज जो दवाइयाँ प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ी क्राइसिस है। मगर हमें बेसिकली ये देखना है कि हम कैसे इस जो फंगल इन्फेक्शन है इससे किस प्रकार बच सकते हैं, मरीजों को कैसे पहचान सकते हैं कि इसको ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, किस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसका अब इस स्टेज पर क्या इलाज होना चाहिए। मैं इसी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। बेसिकली जो म्यूकरमाइकोसिस है ये पोटेंशियली लीथल इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन में जो बुक्स के हिसाब से 30 to 70% मोर्टेलिटी है इफ नॉट ट्रीटेड। ट्रीट करने के बाद भी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है इस बीमारी की, क्योंकि अगर ज़्यादातर जिन लोगों में भी बीमारी होती है वो या तो डायबिटीज से, या लंबे टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या किसी वजह से रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, या किसी वजह से उनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चलती हैं, या उनको ब्लड कैंसर है। ऐसे पेशेंट्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इसी वजह से इनमें मोर्टालिटी भी बहुत ज़्यादा है। बट कोविड-19 के साथ में म्यूकरमाइकोसिस जब हुआ है तो ये ये दिखाता है कि कोविड-19 itself is causing some damage to the local immunity और overall immunity of the individual, जिसकी वजह से ये म्यूकरमाइकोसिस फ्लेयर अप हो गया। बेसिकली हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा काम जो ये होगा कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो कोशिश ये करें, जब भी आप कोविड पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप कुछ वार्निंग साइंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको पहचानना सीख जाए, जिससे कि आप सबसे पहली शुरुआती दौर में ही मरीज को पहचान सकें कि हाँ, इसे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। और फंगल इन्फेक्शन आपको सस्पिशन हुआ, उसके बाद उसे अप्रोप्रिएट जो भी स्पेशलिस्ट है, जैसे ईएनटी सर्जन्स हैं, या आंख का है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, अगर आपको लगता है कि दिल से रिलेटेड होगा तो न्यूरो सर्जन्स हैं, उनको रेफर करें
वो देखें, उसके बाद उसकी आगे डायग्नोसिस हो और मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट हो। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि ईएनटी से हूँ, तो मैं नोज के बारे में बताऊंगा कि नाक में जब होता है म्यूकरमाइकोसिस तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स और साइन होते हैं। सबसे पहले पेशेंट को सबसे कॉमन चीज मिलेगी कि उसकी नाक हो सकता है उसे बंद मालूम पड़े, या वो पेशेंट कंप्लेंट करे कि मुझे नेजल क्रस्टिंग हो रही है, या ब्राउनिश कलर का या खून मिला हुआ नाक से पानी आए। ठीक है। थोड़ा और बढ़ने पे, थोड़ा और ज्यादा सिम्टम आने पे हो सकता है उसे नाक के आसपास और चेहरे के आसपास के एरिया में ब्लैकिश डिसकलरेशन भी दिखाई पड़े। ठीक है। आंखों में जब आते हैं, अगर फंगल इन्फेक्शन आंखों की तरफ फैलता है तो आंखों की पुतलियों के सूजन, आंखों के चारों ओर सूजन, आंखों के अंदर लाली का होना, आंख का बाहर की ओर निकलना, जिसे हम लोग टोरसिस बोलते हैं, और टोसिस प्रोक्टोसिस बोलते हैं, और आंख पुतली का नीचे, आंख की पलक का नीचे चले जाना, जिसको टोसिस बोलते हैं। आंखों के मूवमेंट का रेस्ट्रिक्ट होना, और दो दो या एक या मतलब विजन का गड़बड़ी होना, जैसे कि दो दो चीजें दिखाई पड़ना। इसी तरह से मुंह में के अंदर पैलेट पे जो तालू है हमारा, उस पे कहीं डिस्कलरेशन काले रंग का, या ऐसा लगना कि वहाँ ब्लैंचिंग हो गई है, सफेद हो गया या काला हो गया है। दांतों में दर्द होना या दांतों का ढीला हो जाना। ठीक है। कभी कभार पेशेंट एक साइड में सर दर्द की दिक्कत करता है, या चेहरे में दर्द की दिक्कत करता है, चेहरे में सुन्नपन की दिक्कत बताता है, या आंखों के पीछे दर्द की दिक्कत बताता है। ठीक है। तो ऐसी चीजों को, जितने भी लक्षण है नाक से रिलेटेड, आंख से रिलेटेड और सर दर्द के और जनरल जो लक्षण है, अगर कोविड का कोई पेशेंट है जिसको कोविड अभी है, या जिसको कोविड हुआ है कुछ दिन पहले और वो ठीक हो चुका, नेगेटिव नेगेटिव हो चुका है, अगर ऐसे लक्षणों को कोई हेल्थ केयर वर्कर अगर एनकाउंटर करता है तो उसे सस्पेक्ट करना चाहिए कि पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसमें साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कैसे लोगों को ऐसे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। वही जैसे मैंने बताया, जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, या स्टेरॉइड बहुत ज्यादा चला हो, या जिनको कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, हिमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी, जिनकी की इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रही हो, और कुछ पेशेंट ऐसे जिनमें की जिनका सीटी स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑक्सीजन पे रखना पड़ा लंबे टाइम तक, 2 से 3 हफ्ते तक। ऐसे लोगों में, और कुछ लोगों में जिनमें प्रोफाइलैक्टिकली एंटी फंगल वोरिकोनाजोल टाइप की ड्रग्स दी गई क्योंकि वेंटिलेशन पे रहे, तो ऐसे लोगों में भी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए कि इनमें फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। और क्योंकि ये फंगस जो है ये आयरन पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो जो पेशेंट जिनको की आयरन ओवरलोडिंग थेरेपी चलाई गई है, या पेशेंट जिनमें न्यूट्रोपीनिया पाया गया, जिनमें वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में कम है, या जिन पेशेंट में जो कोविड की वजह से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ था, जिसको कंट्रोल किया गया, वो रिकवर कर गया, ऐसे पेशेंट में भी बहुत चांसेस है कि ये फंगल इन्फेक्शन का डेवलपमेंट हो। ठीक है। अब इसमें हम कुछ स्टेजिंग इसकी करते हैं ऐसे पेशेंट्स की, कि सिम्टम्स के बेस पे कि कितना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कितना किस तरह से जनरल पॉपुलेशन या जनरल हेल्थ केयर वर्कर समझ सकता है, नॉट ईएनटी सर्जन के लिए नहीं, जनरल हेल्थ केयर वर्कर भी कैसे समझ सकता है कि इसको किस लेवल का इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है। अगर पेशेंट बताता है कि उसे नेजल स्टेफिनेस है, नेजल डिस्चार्ज है, फाउल स्मेल आ रही है और नाक से खून भी आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसका जो इन्फेक्शन है वो नाक की म्यूकोसा, नाक का जो अंदर की कवरिंग है, अंदर की खाल है, सिर्फ उसी पे इन्वॉल्व है, और ये हम स्टेज 1 मानते हैं। ठीक है। उसके बाद जब पेशेंट, अगर इन्फेक्शन आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि स्टेज 1 के सिम्टम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में उसको चेहरे में दर्द, चेहरे में सूजन, दांतों में दर्द, या फीवर और हरारत जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें हम ये मान के चलते हैं स्टेज 2 हो गया, और इसमें पैरानेजल साइनस, जो हमारे नाक के आसपास जो साइनसेस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, मॉइडल साइनस और स्फिनोइड साइनस, इनका इन्वॉल्वमेंट भी शायद हो रहा है, तो ये स्टेज 2 कहलाता है। उसके बाद स्टेज 3 है, जो कि ऑर्बिट का इन्वॉल्व, जो आंखों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ठीक है। इसमें स्टेज 1-2 के सिम्टम्स तो हो गए, उसके अलावा आंखों के
ये समझ सकते हैं कि नाक से साइनस और साथ में ऑर्बिट भी इन्वॉल्व हो, आंख भी इन्वॉल्व हो रही है। और अगर नेक्स्ट होती है स्टेज 4, जिसमें कि सीएनएस मतलब दिमाग का भी पार्ट कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें पहले 3 स्टेज के सिम्टम के अलावा बायलेटरल प्रोप्टोसिस मतलब दोनों आंखों का बाहर निकलना, जो शरीर के किसी एक हिस्से में लकवा मार जाना, या बेहोशी, या मृत्यु के दौरे जैसे झटके आने का होता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस होती हैं। अगर हम इसको जैसे हम स्टेज 1 में ही अगर पेशेंट से बात करके हम समझ जाए कि हाँ इसको नेजल स्टफीनेस है, डिस्चार्ज हुआ और इसकी नाक से फाउल स्मेल भी पेशेंट ने बताई और थोड़ा सा ब्लड मिस भी आ रहा है, तो इसको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। कोविड का पेशेंट रहा है, डायबिटीज भी थी इसको और ऑक्सीजन भी देनी पड़ी, तो ये हो सकता है कि कोविड का पेशेंट ये म्यूकर का पेशेंट हो। तो अगर हम इस स्टेज में इसको पेशेंट को अगर आप पहचान लेते हैं तो हम काफी आसानी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्टेज 3 और 4 में जब पेशेंट चला जाता है तो उसकी प्रोग्नोसिस भी उसी हिसाब से खराब होती जाती है। उसका बचाने का तरीका, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट जो डिफिकल्ट भी होता जाता है और पेशेंट के लिए भी मुश्किल होता जाता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको हिस्ट्री से पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हम हिस्ट्री से पहचान लेते हैं तो फिर आपको नॉर्मल हेल्थ केयर वर्कर को ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेज देना है, जो कि आगे नाक और आंख की और बाकी चीजों की जांच करेंगे और जिससे कि ये पता चलेगा कि वो इन्फेक्शन कहाँ तक फैला हुआ है। तो हम नाक की जो हम लोग जांच करते हैं इसके लिए हम लोग नाक में एंडोस्कोपी, नेजल एंडोस्कोपी इसको बोलते हैं, वो करते हैं, जिससे कि जिसके थ्रू हम जाके नाक के अंदर से फंगल इन्फेक्शन को 100% प्रूव करने के लिए उसकी नेजल स्वाब लेते हैं या फिर उसमें से थोड़ा सा बायोप्सी के लिए टुकड़ा एक निकालते हैं। और अगर लगता है कि और जैसी रिपोर्ट आती है उसके बाद हम इसको आगे के लिए प्लान करते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन कंफर्म आता है तो हम इसको डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द डिजीज, स्टेज कैसे करते हैं हम इसमें स्टेज करने के लिए MRI और CT स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। MRI से हम देख सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ और CT स्कैन से हम, क्योंकि हमें नाक के अंदर बोन वगैरह को देखना है तो उसके लिए CT स्कैन ज़्यादा सुपीरियर होता है। बट फॉर द soft tissue involvement of fungal infection, MRI is considered superior. तो MRI से और CT स्कैन से हम जब देख लेते हैं कितना इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद हम अगर नोज में ही ये बीमारी इन्वॉल्व कर रही है तो नोज में जितना पार्ट खराब है, जितना खराब हो चुका है उसे निकाल देते हैं और निकालने के साथ साथ में उसे एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्टेबल फॉर्म में वो स्टार्ट कर देते हैं, जैसे डायग्नोसिस कंफर्म होती है। ठीक है, और जिससे कि काफी हद तक हम पेशेंट्स को सेव कर सकते हैं। बेसिकली ये मेडिकल डिजीज है, इसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है एंटी फंगल ड्रग। हम एज ENT सर्जन, एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एज न्यूरो सर्जन, जितने भी सर्जिकल डॉक्टर्स हैं वो लोग इसमें जितनी भी डिजीज पार्ट होती है उसको निकाल देते हैं, ताकि जितनी दवा हम दे रहे हैं वो सारी उस जगह पहुंचे जहां पर कि फंगस बचा है। ठीक है, जो फंगस और जो बचा हुआ फंगस है फिर इसको डिस्ट्रॉय करे वो दवाई, क्योंकि जो हिस्सा निकाला जाता है वो एक तरह से डिवाइटलाइज हो चुका है, वो हिस्सा वैसे ही खराब हो चुका है, उसको निकालना जरूरी है, अदरवाइज वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ खाने वाली दवाइयां भी चलती हैं, पोसाकोनाजोल, आइसोबुटानोजोल, जो कि सेकंड लाइन ड्रग्स है, मगर गोल्ड स्टैंडर्ड इज एम्फोटेरिसिन बी, दैट टू 3 तरह की फॉर्म में आती है, मगर इसमें लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे अच्छी दवाई है। ठीक है, इसके अलावा हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या आती है, जैसे मैंने बताया कि कोविड के बाद हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा मिलने लगा, तो इसमें 2-3 चीजें हमको लगता है कि ये किस वजह से हो रहा होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स आई, कई जगह लोगों ने भी डिस्कशंस में बताया कि हो सकता है कि जो हमने ऑक्सीजन का यूज किया है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का, उसकी वजह से हुआ हो सकता है बहुत जगह स्टेरॉइड चले उसकी वजह से हुआ हो। तो कुछ कंट्रोवर्सीज है, अभी तक कोई डेफिनेट रीजन नहीं पता है, मगर जहां तक
एक नॉर्मल कंसेंसस जो लोग देख रहे हैं उनका सवाल है, तो उनके उनके हिसाब से तो यही लगता है कि कोविड-19 जो वायरस है वो लोकल इम्यूनिटी और पूरे बॉडी की इम्यूनिटी को एक तरह से सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ रोल स्टेरॉइड्स का भी हो सकता है, कुछ रोल ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कंटामिनेटेड होने का भी हो सकता है, मगर ये 100% प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बहुत जगह मिला है, मतलब इंक्रीज मिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन वालों को ही हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑक्सीजन थेरेपी नहीं ली, उनको भी हुआ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने स्टेरॉइड बहुत ज्यादा डोजेज में नहीं लिया, उनको भी हुआ। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने स्टेरॉइड लिए ही नहीं, उनको भी हुआ है। ठीक है, तो ये कहना मुश्किल है कि सिर्फ स्टेरॉइड की वजह से हुआ है या सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से, मगर ये पक्का है कि फंगल इन्फेक्शन, ये जो कोविड-19 वायरस है, वो लोकल इम्यूनिटी को किसी तरह से वीक कर रहा है, जिससे कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, लोकल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का। तो इसमें फिर भी हमें कुछ प्रिवेंशन के लिए कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, जैसे कि पहले तो हमें जो एक इन्होंने जनवरी, फरवरी, दिसंबर से, इनफैक्ट लास्ट ईयर दिसंबर 2020 से ये रिपोर्ट्स आने लगी थी वेस्टर्न वर्ल्ड से कि स्टेरॉइड्स आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। बट वो जो रिपोर्ट्स थी उसमें बहुत सिंपल से कुछ वर्ड्स थे कि साइटोकाइन स्टॉर्म, जो इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इमरजेंसी है, उसको कवर करने के लिए स्टेरॉइड बहुत अच्छी ड्रग है। ठीक है, मगर यहाँ पर जो हमारे जो इलीगल मेडिकल सिस्टम है, तो उन लोगों ने इस चीज को कैच किया। वो चूंकि पहले से ही स्टेरॉइड बहुत ज्यादा देते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स वगैरह, और वो उन्होंने इसको बहुत ज्यादा दिया है स्टेरॉइड्स को। अब मैंने कुछ ऐसे ही पर्चे देखे जिनमें 3-3 स्टेरॉइड एक साथ चले हैं पेशेंट को। तो ऐसे अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो वी आर गोइंग टू मेक द दिस थिंग हैवॉक फॉर अस, कि हम इसको कंटेन नहीं कर सकते इस तरह के फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। तो पहले तो जुडिशियस और सुपरवाइज्ड यूज ऑफ सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जो भी इम्यूनोमोडुलेटर ड्रग्स है लाइक टफ्लूसिमेब एक्सेट्रा, उनको भी बहुत जुडिशियसली यूज करना होगा और इन कंप्लायंस विद द प्रिफर्ड प्रैक्टिस गाइडलाइंस। तीसरा, we have to aggressively monitor and control diabetes mellitus in COVID-19 patients. चौथा, जितने भी हम कितनी भी तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते टाइम, वो सारे हमें फॉलो करने हैं, बीट वाटर इन द ह्यूमिडिफायर, बीट changing of the tubes, beat sterilization of the humidifier, beat the environment of the ICUs and wards. ये सारी चीजें हमें इस पे बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। नेक्स्ट चीज है पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन, पेशेंट की पर्सनल हाइजीन, और जो पेशेंट जिस एनवायरमेंट में, होम आइसोलेशन का पेशेंट है, किस एनवायरमेंट रहता है, उसकी हाइजीन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ बीटाडिन माउथ गॉगल्स, ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल है। माउथ गॉगल बहुत इफेक्टिव पाए गए कि आगे लोकल इम्यूनिटी को इनहेंस करता है। और तीसरा, मास्क, जो मास्क को कवर कर रहे हैं, जो मास्क को हम लोग रिपीटेडली यूज करते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करते उसको यूज करने में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाई रिस्क पेशेंट्स में कुछ प्रोफाइलैक्टिक एंटीफंगल्स, उनकी भी आवश्यकता पड़ सकती है, जिनमें भी 3 वीक से ज्यादा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना पड़ा या 3 वीक से ज्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ा, उनमें प्रोफाइलैक्टिक एंटीफंगल चलाए जाने चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन है। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ यही 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा आप सभी के लिए, कि सबसे पहली चीज है कि हमें इस बीमारी को, ब्लैक फंगस चाहे आप बोले, चाहे फंगल इन्फेक्शन बोले, चाहे म्यूकरमाइकोसिस बोले, इसको सबसे पहले पहचानना, और जैसे ही आप पहचाने तुरंत एंटी फंगल थेरेपी इसकी स्टार्ट हो जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर हमको इस म्यूकरमाइकोसिस को खत्म करना है। अगर हम एकदम सही समय पे सबसे तेजी से एंटी फंगल्स स्टार्ट कर देते हैं, हम जो एक्सेसिव डिब्राइडमेंट करना पड़ता है, नाक के साइनसिस को भी निकालना पड़ रहा है, चेहरे की बोझ को निकालना पड़ रहा है, आंखों को भी निकालना पड़ रहा है, इन सब चीजों से बच सकते हैं। और
और मान ये, और जब भी हम देखें कि हाँ इतना चेहरा खराब हो गया या जितना भी खराब हो गया, जितनी भी चीजें खराब हुई, अगर हम उन सबको प्रॉपरली डिवाइड कर देते हैं और अंडर प्रॉपर एंटी फंगल कवर, तो हम पेशेंट को सक्सेसफुली सैल्वेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मैं अपने इस टॉक को खत्म करने के साथ मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सबको, डॉक्टर राजीव मिश्रा, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ इस मंच को बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया।